रामपुर गांव में गोपाल नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सीमा और एक छोटा बच्चा सोनू के साथ रहता था, जो उसकी पत्नी को अभी अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। गोपाल के पास जमीन तो खूब सारी थी, पर वो सारी जमीन बंजर थी। उस जमीन पर कोई भी फसल नहीं हो पाती थी, जिस कारण वो अपना घर चलाने के लिए एक सेठ के घर पर काम करता था। भाग्यवान हो भाग्यवान, और मुझे सेठ जी के पास बहुत सारा काम है। आज सेठ जी का अनाज बाहर शहर बिकने को जाएगा। मैं आज खाना खाने नहीं आ पाऊंगा, तो तुम आज मेरा खाना किसी के भी हाथ सेठ जी के घर तक पहुंचा देना। फिर गोपाल सेठ जी के घर पर काम के लिए निकल जाता है। आज तो कोई नजर नहीं आ रहा जिसके हाथ में ये खाना पहुंचा सकूं। लगता है आज मुझे ही खाना देने जाना होगा। गोपाल की पत्नी गोपाल को खाना देने के लिए सेठ जी के घर के लिए निकल जाती है, मगर रास्ते में एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ पर खूब सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उसी में से एक आदमी दौड़ के गोपाल के पास जाकर कहता है, गोपाल, तुम्हारी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हें तुरंत ही उसके पास जाना होगा। गोपाल चौंक जाता है और गोपाल वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है, मगर गोपाल की पत्नी नहीं बच पाई। सब खत्म हो गया, तुम मुझे और अपने इस बच्चे को अकेला छोड़ गई। अब इस बच्चे को मैं कैसे पालूंगा? इससे बढ़िया तो मैं भी मर जाता। अपनी पत्नी के गुजर जाने के दुख में गोपाल बहुत दुखी हो जाता है। कुछ सालों बाद गोपाल के जीवन में खुशी का माहौल बनता है। सोनू बेटा अब तक खूब बड़ा हो चुका था और उसकी पुलिस में नौकरी लग चुकी थी। आज बेटा तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। इसकी क्या जरूरत थी पापा? अच्छा ठीक है, आपको जो करना है करिए। कुछ ही समय बाद लड़की वाले आ जाते हैं। फिर गोपाल कहता है, आइए आइए, आपका स्वागत है मेरे छोटे से घर में। सोनू को लड़की वाले देखने के लिए आते हैं और सोनू का रिश्ता रजनी के साथ पक्का हो जाता है। फिर गोपाल अपने बेटे की शादी बड़े ही धूमधाम से करता है। फिर शादी के कुछ दिन बाद, रजनी ये पैसे अलमारी में रख देना। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! बेटा सोनू, तू इतने सारे पैसे कहाँ से लाया? तेरी तो इतनी तनख्वाह भी नहीं है। अरे पिताजी, ये तनख्वाह नहीं है। अब मैं आपको कैसे समझाऊं पिताजी, इसे अंग्रेजी भाषा में कमीशन कहते हैं। मतलब तू लोगों से घूस लेने लगा है? और क्या पिताजी। बेटा, तुझे तेरी माँ के गुजर जाने के बाद मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, इतनी बढ़िया नौकरी की काबिल बनाया, और आज तू उसी वर्दी का फायदा उठाकर गरीब लोगों से घूस ले रहा है। तुम्हें क्या पिताजी, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला हमेशा पीछे रह जाता है। आजकल जो ईमानदारी के रास्ते पर चलता है वो हमेशा पीछे रह जाता है। बेटा, जो ईमानदारी के रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ता है वो बहुत लंबे समय तक टिकता है। जो ये घूस खाकर आगे बढ़ता है वो बहुत जल्द बर्बाद होता है। आगे तेरी मर्जी। और गोपाल इतना कहकर अपने घर से निकल जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं घूस लेना पाप है, पिताजी की बात तो मान लो। तुम भी चालू हो गई। पिताजी मुझे कम सुनाकर गए हैं क्या? क्या घूस लेना पाप है? आप मुझे मेरा खाना दे दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। इसी तरह गोपाल का बेटा सोनू लोगों से घूस लेने लगा। वो हर रोज ढेर सारे पैसे लाने लगा, पर गोपाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे बेटा, ये मुझे पसंद नहीं है। ये लोगों से घूस खाना बंद क्यों नहीं कर देता? अरे पिताजी, आप तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए। क्या घूस लगा रखा है? मैं ये घूस लेना बंद नहीं कर सकता। आपको मेरे साथ रहना है तो रहो, वरना यहाँ से निकलो। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती? कोई भला अपने पिताजी से ऐसे बात करता है क्या? वो क्या गलत कह रहे हैं? ठीक ही तो कह रहे हैं। ठीक ही तो कह रहे हैं, घूस लेना पाप है। कोई पाप नहीं है। आजकल सब ऐसे ही काम करते हैं। और तुम ज्यादा मेरी अम्मा मत बनो। तुम्हें भी इस घर में रहना हो तो रहो, वरना यहाँ से निकलो। अरे बेटा, मेरे कारण तुम दोनों आपस में मत लड़ो। मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। इतना कहकर गोपाल घर छोड़कर चला जाता है। अरे तुम कैसे बेटे हो जो अपने पिता को घर छोड़कर जाने के लिए एक बार भी नहीं रोका? गोपाल अपना घर छोड़कर सेठ जी के घर जाता है। क्या हुआ गोपाल, आज तो तुम समय से पहले ही काम पर आ गए। और गोपाल सेठ जी को अपने बेटे की सारी बात बता देता है। अरे बाप रे, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें घर से निकाल दिया। ये तो उसने बहुत गलत किया गोपाल। तुम चिंता मत करो, आज से तुम मेरे साथ मेरी हवेली में रहना। नहीं सेठ जी, मैं तो खेत में ही रह लूंगा। गोपाल, तुम वहाँ पर कैसे रह पाओगे? सेठ जी, मैं वहाँ आराम से रह लूंगा। तुम्हारा मुंह उतरा उतरा क्यों लग रहा है? आज ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? हाँ, आज मैं लोगों से घूस लेते पकड़ा गया और अब मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। और मैंने जितना भी घूस का पैसा खाया है मुझे सरकार को वापस लौटाना होगा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँगा।
दूसरी तरफ गोपाल अपने खेतों के बीच में एक झोपड़ी तैयार करता है और उसी झोपड़ी में रहने लग जाता है। सेठ गोपाल से मिलने उसकी झोपड़ी पर जाते हैं। अरे सेठ जी, आज तुम्हारा ये मेरी झोपड़ी में कैसे आना हुआ? अरे गोपाल, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अरे जो तुम्हारी बंजर जमीन थी ना, वो एक फैक्ट्री निर्माण के काम के लिए खरीदी जा रही है, पूरे 8 लाख में। क्या 8 लाख? सेठ जी, मुझे तो आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। अरे मेरी बात पर भरोसा करो, मैं सच कह रहा हूँ। फिर गोपाल अपनी बंजर जमीन को बेचकर उसी गांव में जमीन के पैसे से एक बढ़िया सा घर बनवा लेता है और उधर सरकार द्वारा पैसे लेने के बावजूद सरकार उनका घर भी जब्त कर लेती है, जिस कारण सोनू और रजनी को घर खाली करके जाना पड़ता है। आज तुम्हारे लालच के चक्कर में पिताजी भी घर छोड़कर चले गए और आज हमें भी घर से बेघर होना पड़ा। और बेटा, अब तो तुम्हारा पिता लखपति बन गया है। मैं जानता हूँ तुम तुम्हारे पिता के पास केवल पैसों के लालच में ही आए हो। तुमने आज तक तो तुम्हारी माँ को नहीं देखा। ये गोपाल ने तुम्हें तुम्हारी माँ के जाने के बाद खूब पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और तुमने उसे ही घर से निकाल दिया। तुम्हें ये सब करके बिल्कुल शर्म नहीं आती? सेठ जी, अब छोड़िए, वो भी बच्चा है, उससे एक छोटी सी गलती हो गई। पिताजी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई और आगे आपकी बात नहीं मानने के कारण आज मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोनी पड़ी। कोई बात नहीं बेटा, तुझे कहा था ना मैंने कि ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा तो खूब आगे जाएगा। अब देख लिया ना बेईमानों के रास्ते का परिणाम। रामपुर गांव में राजू नाम का एक किसान रहता था। राजू के साथ उसके 3 बेटे और 3 बहुएं भी रहती थी। अब राजू की उम्र हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके तीनों बेटे खेती के काम में अपने पिता की कोई मदद नहीं करते थे। उल्टा वे लोग ये चाहते थे कि उनके पिता अपनी सारी संपत्ति उन लोगों के नाम कर दे। उनके बेटे की पत्नियां भी हर समय आग में घी डालने का काम किया करती थी। बताइए जरा, हमें और कितने दिन इंतजार करना होगा? पिताजी से मैंने बात की है, लेकिन बात करके भी तो कुछ नहीं हुआ ना। अब उन पर थोड़ा दबाव डालिए, समझिए, उन पर थोड़ा दबाव बनाइए। एक बात ध्यान से सुनिए, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। कल दोनों भाई से बात करके देखता हूँ। अरे जो कुछ भी करना है थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए, आपका भाई भी तो यही चाहता है। फिर इतना कहकर बड़ा बेटा अपने दोनों भाइयों से आकर कहता है, सुनो तुम दोनों, पिताजी के पास चलकर हम सारी जमीन हम तीनों भाई के नाम करने के लिए कहते हैं। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं भैया, चलो हम तीनों भाई मिलकर पिताजी से कहते हैं। फिर तीनों भाई मिलकर पिताजी के पास आकर कहते हैं, पिताजी, अब आपकी सारी जमीन जायदाद हम लोगों के नाम कर दो। भैया ठीक ही बोल रहे हैं, अब हम लोगों को सब कुछ समझ लेना चाहिए। जो कुछ भी है वो सब तुम लोगों के लिए ही तो है। पर वो सब रखा कहाँ है, वो तो बताइए। मेरे ना रहने पर तुम लोगों को सब अपने आप पता चल जाएगा। आप पता नहीं कब ऊपर जाएंगे, हम लोग क्या तब तक बैठकर इंतजार करते रहे? आप चुपचाप सारा जमीन हम तीनों भाइयों के नाम कर दीजिए, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, कर दूंगा। फिर तुम लोगों भी मेरे साथ खेत पर चलो, खेती में मदद करो। ये सारा काम हम तीनों भाइयों से नहीं हो पाएगा। तुम सब खेती में मेरी मदद नहीं कर सकते हो तो फिर तुम लोगों को संपत्ति के बारे में बताकर क्या फायदा? हम समझ लेंगे, आप अपना काम कीजिए। अच्छा, अब मैं वही करूँगा जो मुझे ठीक लगेगा। दीदी, मैं पिताजी को नाश्ता देने गई थी, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिले। क्या वो नाश्ता किए बिना ही खेत पर चले गए? कहाँ गए होंगे? अब पिताजी खेत पर नहीं गए हैं। ये आपको कैसे पता कि पिताजी खेत पर नहीं गए हैं दीदी? मेरी दोनों नासमझ देवरानी गौशाला में गाय बंधी हुई है और हल भी आंगन में ही रखा हुआ है। अरे ये क्या हो गया? चल 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 कर देखते हैं पिताजी कहाँ चले गए। नहीं भैया, वो खेत पर भी नहीं मिले, बाजार में भी नहीं है। आपको कुछ पता चला क्या भैया? नहीं, लेकिन किराना दुकान वाले चाचा बता रहे थे कि पिताजी की सुबह तालाब के पास देखा था पिताजी को। क्या कहा? तो फिर क्या तालाब में? तब तो हमें तालाब में ढूंढना चाहिए। हाँ, बहुत ढूंढा भैया, लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिला। हाँ, पिताजी आप कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? फिर बड़ी बहू ये सुनकर रोते हुए कहती है, अब पिताजी आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? पिताजी आप कहाँ चले गए? अरे वो चुप हो जाओ तुम तीनों, हम देखते हैं क्या करना है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उनके पिता लौटकर वापस नहीं आते हैं।
मुझे लगता है कि पिताजी अब वापस नहीं आने वाले हैं। और मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो इसका मतलब पिताजी अब सच में वापस नहीं आएंगे? ऐसा ही लग रहा है मुझे। तो फिर नियमानुसार उनकी श्राद्ध की पूजा कर लेते हैं। भैया रुकिए, मैंने पिताजी को अलमारी में पैसे रखते हुए देखा था। देखती हूँ कितने पैसे हैं, उससे ही श्राद्ध के नियम कर देंगे। और क्या क्या कहते हैं? हाँ दीदी, चलिए देखते हैं पिताजी के पास कितने पैसे हैं। चलिए देखते हैं। इतना कहकर तीनों बेटे और तीनों बहुएं राजू की अलमारी खोलते हैं और पैसे ढूंढने लगते हैं। तभी बड़ी बहू कहती है, ये देखिए सिर्फ 500 रुपये ही मिले हैं हमें। मुझे लगता है कि पिताजी बाकी के पैसे अपने साथ लेकर गए होंगे। दीदी, तो फिर अब हम क्या करेंगे? भैया क्या हुआ? तीनों भाई और तीनों बहू परेशान होते हैं कि तभी गांव का किशोर नाम का एक व्यक्ति आकर बड़े बेटे से कहता है, मुझे 500 रुपये दिए थे, वही मैं आपको लौटाने के लिए आया हूँ। शायद आपको इन पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, ये लो। तभी उनका बड़ा बेटा आगे आकर पैसे ले लेता है। फिर किशोर वहाँ से चला जाता है। तो ये देखकर उसकी दूसरी बहू कहती है, हाँ मुझे लगता है कि पिताजी ऐसे ही बहुत सारे लोगों को पैसे बांट रहे होंगे। पता लगाइए। हाँ, छोटी ठीक कह रही है। इन पैसों से ऊपर वाले का नाम लेकर श्राद्ध करवा दीजिए। उसके बाद कहाँ कितने सारे पैसे हैं, ज़मीन जायदाद पता लगाकर उन्हें अपने अपने नाम करवा लीजिए। उसके बाद एक दिन शाम के समय मुखिया राजू के घर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे राजू भाई घर पर है क्या? तभी बड़ा बेटा सामने आकर कहता है, क्या हुआ मुखिया जी, आपको कोई काम था पिताजी से? तुम्हारे पिताजी घर पर है क्या? क्यों, क्या काम है उनसे? तुम्हारे पिताजी ने मुझसे 30,000 रुपये उधार लिए थे, बस मैं वही पैसे उनसे वापस लेने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही दरवाजे पर बड़ी बहू कहती है, क्या सत्यानाश हो, अजी सुनते हो, इतने सारे पैसे चुकाएगा कौन? आप जिन्हें ढूंढने आए थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए आपका पैसा अब नहीं मिलेगा। आप लोग कौन हो? हम लोग उनके बेटे हैं। जब तुम लोग के पिता ने उधार लिया है तो अब उनके बेटों को ही लौटाना पड़ेगा। क्यों करेंगे? क्योंकि यही तो नियम है। अगर नियम नहीं मानोगे तो पुलिस चौकी जाना पड़ेगा। अरे बाप रे, सत्यानाश हो। नहीं, पुलिस चौकी में हमें नहीं जाना। एक काम कीजिए, आप हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ महीनों के बाद मैं फिर से वापस आऊँगा। भैया, गांव का मुखिया एक नंबर का कंजूस है। सुना है जो उससे पैसे उधार लेता है, जो उसको पैसे नहीं चुका है उसे जेल में भेजकर ही पैसे चुकता है। अब क्या होगा? अगर हमें पुलिस चौकी ले गए तो क्या होगा? पिताजी की जो ज़मीन है उसे बेच के पैसे लेंगे। हम लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, तुम लोग ठीक कह रहे हो। चलो ज़मींदार के यहाँ जाकर सारा ज़मीन बेच देते हैं। फिर तीनों भाई ज़मींदार सेठ के यहाँ जाते हैं और कहते हैं, सेठ जी, मेरी जो ज़मीन है मैं वो सारा ज़मीन बेचना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुखिया जी से कर्जा लिया था जिन्हें पैसे वापस करने हैं। ये सब तुम लोग क्या बोल रहे हो? तुम लोग ज़मीन कैसे बेच सकते हो? वो सारी ज़मीन तो मेरे पास गिरवी पड़ी है। क्या तुम लोगों के लिए घर बनाना और तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई कराना, ये सब कुछ तुम्हारे पिताजी ने ज़मीन को गिरवी रख दिया था। हे भगवान, अब हम सबका क्या होगा? बाबूजी ने हम सबको कहीं का नहीं छोड़ा। वो मुखिया दिन रात पैसे मांगने आएगा, ऊपर से सारा ज़मीन गिरवी में रख दिए हैं। अब हम सब क्या करेंगे? अब तो ऐसा लग रहा है कि बाकी की ज़िंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। सुनो, तुम लोग उस ज़मीन पर खेती कर सकते हो, लेकिन उसे बेच नहीं सकते हो। अब जाओ, घर जाकर कुदाल उठा लो, जाओ। चलिए भैया, हम लोग कुदाल लेकर खेती करने चलते हैं, वरना हमें जेल जाना पड़ेगा। भैया, यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस दिन से ही राजू के दोनों बेटे ज़मीन में पूरी मेहनत के साथ खेती करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद पूरी ज़मीन फसल से भर जाती है। ओ देख भाई, देख हम लोग की ज़मीन पर कैसे फसल उगी है। हाँ भैया, अब किसी बात की चिंता नहीं रही। इन फसलों को बेचकर हम लोग मुखिया जी को पैसे लौटा देंगे। चिंता मत कीजिए,
और उससे जितने भी पैसे बचेंगे वो पैसे देकर हमारी ज़मीन हम छुड़वा लेंगे। सही कहा। सच में पिताजी हम लोगों के लिए इतनी बड़ी संपत्ति छुपा कर रख कर गए थे और हम लोग इस बात को समझ ही नहीं पाए हैं। हम लोग सिर्फ संपत्ति संपत्ति करके पिताजी को बेकार में इतनी खरी खोटी सुनाते रहे। हम लोगों से गलती हुई। अब मुझे समझ आया कि हम लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी। हाँ भाई, अब सिर्फ एक बात का ही अफसोस है, पिताजी ये सब खुद नहीं देख पाएंगे। अब ये सब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब पिताजी वापस नहीं आएंगे भैया। इसी तरह हम लोग एक एक करके पिताजी की सारी ज़मीन छुड़ा लेंगे। पिताजी की संपत्ति वापस ले आएंगे। पिताजी आप जहाँ भी हैं, बस हम लोगों को आपका आशीर्वाद दीजिए। हम अच्छे इंसान अगर बन जाते हैं तो पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। अब आने दो मुखिया जी को, बड़ा हम लोगों को धमकियाँ दे रहा था। कुछ दिनों के बाद राजू के दोनों बेटों के पास फिर से मुखिया आता है। ओ बेटा, सुनो जरा, बाहर आओ। अरे कोई है? मुझे मेरे पैसे तो दे दो, काफ़ी दिन हो गए। अरे हाँ, आ रहा हूँ। ये लीजिए, आपके 30,000, 10,000 सुध है, आपके पूरे 40,000। बहुत बढ़िया, अब मैं चलता हूँ। चलिए भैया, अब हम जमींदार जी के पास चलते हैं। फिर तीनों भाई जमींदार के पास जाकर कहते हैं, हाँ भाई, अब बोलो क्या कहना चाहते हो। सेठ जी, हम लोग पिताजी की बंधक पड़ी ज़मीन को छुड़वाने आए हैं। अब तुम लोग समझदार इंसान की तरह बातें कर रहे हो। कितने पैसे लेकर आए हो? अभी तो सिर्फ 30,000 रुपये लेकर आया हूँ। आप कागजात तैयार करवा लीजिए। अच्छा ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं अभी कमरे से पेपर लाता हूँ। अरे राजू भाई, अब अपना ये नकाब निकाल फेंको। अरे निकाल दो भाई, तुम्हारे बेटे अब समझदार हो गए हैं, अब तुम्हें कोई चिंता नहीं है। फिर जमींदार अपने साथ राजू को घर से लेकर बाहर आता है। ये देखकर उसके तीनों बेटे हैरान हो जाते हैं। फिर कहते हैं, हाँ, अरे ये क्या पिताजी, आप, ये क्या, आप तो जिंदा है पिताजी। हाँ बेटा, मैं जिंदा हूँ। ये सब जमींदार सेठ और मुखिया जी की बुद्धि थी। इन्होंने ही इतने दिनों तक अपने घर में मुझे छुपा कर रखा था। और सुनो, तुम लोगों की ज़मीन तुम लोगों को ही है। तुम्हारे पिता ने कुछ भी गिरवी नहीं रखा था, समझे? इसका मतलब खेती करके जो भी पैसे हमने कमाए हैं वो सारे पैसे हमारे हैं। सब तुम लोगों के पास ही रहेगा। हम तीनों को माफ़ कर दीजिए पिताजी। हम लोगों ने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। पिताजी अब वापस घर चलिए हमारे साथ। हाँ पिताजी, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हाँ पिताजी, चलिए घर। उसके बाद राजू और उसके तीनों बदले हुए बेटे अपने घर में एक साथ रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा अपनी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से जीना चाहिए।